हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने शबाब पर है और पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार जितना आसान भी नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, यानी कि जेडीयू के साथ, लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला उल्टा पड़ रहा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार भाजपा का पंगा ममता बनर्जी से पड़ा है। ममता बनर्जी इस देश की वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली तक आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेर लिया है। जी, मैं सही कह रहा हूं। आज वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली में बंगाल से आई ममता बनर्जी के दहाड़ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हवाइयां उड़ी हैं। और हवाइयां सिर्फ इसलिए नहीं उड़ी हैं, हवाइयां इसलिए भी उड़ी हैं क्योंकि वो चोरी के सबूत जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के आश्रय भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कांड कराया था, उसके सबूत लेकर के और बोलते हुए सबूत लेकर के पहुंची हैं। क्या पूरा मामला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दिल्ली पहुंची तो पहुंची, गोदी मीडिया से लेकर के तमाम सारे भाजपाइयों की एक तरीके से चूल्हे हिला दी। गोदी मीडिया के मुंह पर कह दिया कि तुम लोग नहीं दिखाओगे। सवाल क्या हुआ, जवाब क्या हुआ, सब कुछ मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर में क्या हुआ यह भी बताऊंगा, और कैसे आज भरी संसद में टीएमसी के एक सांसद ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुंह पर चोर कह दिया। अभी आपको वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और फिर उस बड़े कंट्रोवर्सी का भी जिक्र करूंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा। मुझे यकीन है कि आपने हो सकता है उसके बारे में कहीं पढ़ लिया हो, सोशल मीडिया पर देख लिया हो, लेकिन आज मैं उस खबर की परतें उधेड़ूंगा कि दरअसल जनरल नरवणे का जो वो लेख है या वो जो उनकी किताब है वो क्यों नहीं छप रही, उनका भी बयान मैं आपको दिखलाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब इस पूरे मामले को खोलना शुरू किया तो राजनाथ सिंह क्यों बिलबिला उठे। तमाम सारी खबरें हैं, आराम से देखिएगा ये पूरा वीडियो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दिल्ली में बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरीके से गोदी मीडिया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सबको लताड़ लगाई है। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य से चल करके आए और उन लोगों के साथ आए जिनके नाम काट दिए गए, मृत बता करके, और जो जिंदा है। सब कुछ दिखाने जा रहा हूं, जरा ये बयान सुनिए पहले। कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग सेट करे। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहा है, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुनो, मैं चला जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है। हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। लगभग ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया, इस वीडियो में
मीडिया मोदी शाह की तानाशाही सारी की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी, और पोल पट्टी खोल करके रख दी गोदी मीडिया से लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता तक की। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई, ये जरा और थोड़ा सा दूसरा एंगल है। ये देखिए, तमाम सारे लोगों के साथ ममता बनर्जी बांग्ला भवन की तरफ जा रही थी और दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया, उनका रास्ता रोक लिया। यह सारा का सारा गेम बकौल ममता बनर्जी सब कुछ आका के इशारे पर हो रहा था, और दिल्ली पुलिस का आका कौन है यह बताने की जरूरत है नहीं। और सीधे तौर पर उन्होंने देखिए कितनी भयंकर तरीके से बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखी, बांग्ला भवन तक जाने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद जो पोल खोली तो वो मैंने आपको भी सुनाया। हेमंत राजौरिया लिख रहे हैं, दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने जब बंगा भवन के सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों को देखा तो कहा दिल्ली पुलिस थ्रेट क्यों कर रहा है? आप लोगों के जैसे भाई बहन हैं और ऐसे कई लोगों के नाम बंगाल SIR में कट गए, उनके लिए हम इधर दिल्ली आए हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला यह है कि ममता बनर्जी जिन लोगों के नाम कट गए और जो लोग जिंदा हैं, अभी मैं उसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा, उनके साथ पहुंच गई हैं चुनाव आयोग के दफ्तर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लपेटने। और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली बना दिया है, ये मैंने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी कह रही, बीजेपी का IT सेल बता रही है। अभी मैं दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी। उसको लेकर के उन तमाम सारे लोगों को लेकर के पहुंच गई और बताने लगे कि भाई ये लोग आए हैं, ये जिंदा हैं और तुमने इनको मार डाला है, जीते जी मार डाला। अब ये जरा तस्वीरें देखिए, ये कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तमाम सारे जो लोग हैं जो चुनाव आयोग के दफ्तर, चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे, चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचे थे। ये उसके बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम सारे लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे, और ये चुनाव आयोग के बाहर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। ये और ये तृणमूल कांग्रेस का वो प्रतिनिधि मंडल है जो चुनाव आयोग में CEC से मुलाकात करने गया, और ये उस चुनाव आयोग के भीतर के दफ्तर के भीतर की ये तस्वीरें। इसमें देखिए ममता बनर्जी शामिल हैं, अभिषेक बनर्जी बैठे हुए हैं, और वो 5 के 5 पीड़ित बैठे हुए हैं जिनको जीते जी मार डाला है। मतलब ये लोग जिंदा बैठे हुए हैं और इनको ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चुनाव आयोग ने मार डाला है, और ये लोग काली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग की ज्यादती और गुंडई का विरोध कराने ये लोग दफ्तर पहुंचे हैं। अब पूरी बात मैं इत्मीनान से बताता हूं। ये कहा है ममता बनर्जी ने, आज तक की खबर देखिए। चुनाव आयोग बीजेपी का IT सेल है। SIR पर CEC से मुलाकात के बाद ये ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया। काम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। SIR को ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर पक्षपातपूर्ण बताया है। 140 से 150 लोगों की मौत का मामला वो लेकर के पहुंची हैं चुनाव आयुक्त के सामने, और सीधे तौर पर इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है दोस्तों। अच्छा, इसमें तमाम सारे ऐसे लोग भी जो प्रतिनिधि मंडल में आए थे, वो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 5 लोग ऐसे थे जो जिंदा हैं और उनके नाम काट दिए गए। इसके अलावा 5 लोग ऐसे हैं, मतलब 5 ऐसे लोगों के परिवार हैं जिनको चुनाव आयोग का नोटिस मिला और उनकी मौत हो गई। ऐसे भी लोग हैं, और इन तमाम सारे चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नाकामियों का पुलिंदा लेकर के ममता बनर्जी पहुंची थी। तो ये तो थी संसद के बाहर की बात। अब संसद के भीतर की बात। आज बजट सत्र का दूसरा दिन, और दूसरे दिन भरी लोकसभा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने TMC के सांसद ने, कल्याण बनर्जी ने, लोकसभा में सीना तान करके नारे लगा रहे थे और सीधे तौर पर तानाशाह बता रहे थे। जरा ये देखिए नारेबाजी क्या हो रही है। माननीय सदस्य प्लीज। ओके, नो नो, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, राहुल गांधी जी। प्रियंका भारती ने वीडियो जारी किया और लिखा कि कल्याण बनर्जी लोकसभा में मोदी शाह के सामने सीना तान कर नारे लगा रहे हैं। CBI ED IT का डर इतना दिखाया कि अब इनसे डर ही खत्म हो गया, तानाशाही का अंत नजदीक है, यह बात कही गई। दूसरा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आज संसद में हुई
दोस्तों उस किताब को लेकर के जो अभी तक मोदी सरकार ने पब्लिश ही नहीं होने दी। दोस्तों एमएम नरवणे जो हैं, उनकी किताब, तत्कालीन आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब जो है पिछले 2 साल से मोदी सरकार जो है वो पब्लिश नहीं होने दे रही है, रोक लगा के रखा है, रिव्यू में डाल के रखा है। तो ऐसा क्या है उस किताब में? उसी पर एक लेख छपा था बीते दिनों कारवां में। कारवां आपको पता है कि एक बहुत बड़ी खोजी पत्रकारिता की वेबसाइट है, मैगजीन है। उसमें उस किताब का एक अंश छपा था। उसी आर्टिकल को कोट करते हुए राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, और बस जैसे ही सरकार को पता चला, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पता चला कि अगर ये बोलने दिया तो सरकार की के ऊपर जो लिजलिजा, उसके झूठ का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से फट जाएगा, तो बोलने से मना कर दिया। पहले जरा ये हिस्सा सुनिए आप। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नरवणे जी कहते हैं माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। ये चीज आपने सुन ली। अच्छा, इस खबर को यहीं रोकते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं आपको एमएम नरवणे साहब का वो बयान सुनाता हूं कि आखिर सरकार क्यों नहीं पब्लिश होने दे रही है। बीते दिनों उनका खुद का ये बयान है, फिर संसद पर वापस लौटेंगे। जरा ये देखिए। Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be knowing something. No, it's up to the, as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them, and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond. Not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. सवाल पूछा गया कि आपकी किताब पब्लिश क्यों नहीं हो रही है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि मुझे भी यही जानना है कि सरकार मेरी किताब पब्लिश क्यों नहीं होने दे रही। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी तक उसको रिव्यू में डाल रखी है। अब मैं चाहता हूं कि जरा ये कारवां में जो आर्टिकल छपा था उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ये आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि दरअसल मामला क्या था और अब इस मामले में फंसावट कहां पर है। यह 29 और 30 अगस्त 2020 की बात है और उसी का जिक्र किया गया है उस किताब में, उसी का हिस्सा। इसमें उन्होंने जनरल नरवणे ने जो है, आर्मी चीफ नरवणे ने सीधे तौर पर कुछ चीजों का जिक्र किया है। पेंगोंग झील, आपको पता है वो विवाद क्या था। उन्होंने अपनी किताब में कहा कि भाई 29 और 30 अगस्त की रात भारत चीन सीमा पर हालात बहुत गंभीर हो गए थे। उसी रात चाइनीज जो सेना है, पीएलए, पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी, उसने उसका जो चीन का जो बेस है मोल्दो बेस, उससे वो दोस्तों आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसने जो है धोखा दिया। धोखे जैसा शब्द का इस्तेमाल नरवणे ने अपनी किताब में किया है। पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूं। चीन ने दोस्तों, हुआ क्या कि इसी पेंगोंग लेक के आसपास अपनी चहलकदमी बढ़ाई, उस पर उधर कब्जा करने की कोशिश की और कहा कि यह इलाका, मतलब आप ये समझिए कि ये जो इलाका है जहां जिसका जिक्र हो रहा है इस पूरे आर्टिकल में, चुती चांगला, ये पेंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी हिस्सा है और ये रणनीतिक तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी इलाके पर चाइनीज आर्मी जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी और इसीलिए उसने
29 और 30 की दरमियान 29 और 30 की रात में इस तरीके का कांड किया और उसने एक संदेश भेजा भारत को, लिखा कि स्थिति को शांत रखने के लिए पहाड़ी इलाके में कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी। भारत ने भरोसा कर लिया, लेकिन उसी रात चाइनीज आर्मी ने ठीक इसका उल्टा किया और उधर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर लेने की। इसको अपनी किताब में नरवणे ने सीधा धोखा बताया है। भारत ने जवाब में क्या किया, इसमें एक बैठक बुलाई गई, यह चीन स्टडी ग्रुप CSG की बैठक। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, इस बैठक में NSA अजीत डोभाल थे और इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, यह कोई ऐसी आप कह लीजिए कि कोई ऐसा कमेटी नहीं है जिसको फैसले लेने की ताकत हो, लेकिन इस बैठक में बाकायदा बैठक पूरी भी नहीं हो पाई और फैसला ले लिया गया जवाब देने का। अब सवाल यह है कि अगर इनके पास किसी पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं था तो ये किस बिना पर इन लोगों ने यह फैसला लिया? इस किताब का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल, यह अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री इस बैठक में थे नहीं। इतना बड़ा फैसला बिना CCS बैठक के। CCS क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। यह एक कमेटी है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके का कोई भी फैसला प्रधानमंत्री ही लेते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं लेता। कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनके साथ सामंजस्य बैठा करके प्रधानमंत्री लेके थे। CCS की बैठक नहीं हुई, CSG की बैठक हुई और CSG की बैठक में इतना बड़ा संवैधानिक फैसला एक तरीके से लिया गया। उसके बाद आया 15 फरवरी 2021 और पैंगोंग लेक इलाके में मतलब झड़प हुई, जो भी हुआ उसके बाद दोनों सेनाएं पीछे हटने के लिए तैयार हुई। इसमें सरकार ने अपना झुनझुना बजाया कि ये उसकी कूटनीतिक जीत है, लेकिन नरवणे ने इस पूरे मामले में जो किताब पब्लिश नहीं हो रही, इसी वजह से नहीं पब्लिश हो रही क्योंकि इसी झुनझुने का सच उस किताब में है। अब आप उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। इसका पूरा का पूरा खाका रणविजय ने, ये देखिए, ये पूरा इनका ट्वीट है, इन्होंने बहुत विस्तार से इसको लिखा है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। लुटियंस मीडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने भी इसको लेकर के कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर। बताया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को अभी तक केंद्र से मंजूरी नहीं मिली। जनरल नरवणे ने 2 साल पहले यह किताब लिख करके प्रकाशकों को सौंप दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक इसके पब्लिकेशन को मंजूरी नहीं दी। आखिर मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती? इस तरीके के सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।